Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 4 of ACCA F9. So let's start guys. तो गाइस अभी तक हमने जैसे पढ़ा था एनपीवी, मैंने तुम्हें बताया था एनपीवी के साथ मैंने इन्फ्लेशन का तुम्हें चीज़ बताई थी, इन्फ्लेशन क्या होता है, देन मनी रेट, रियल रेट, वो सब ने पढ़ा होगा अभी तक। तो आई बिलीव सबको वो चीज़ें अच्छे से आती होंगी। जो कि नहीं आती तो एक बार वो पार्ट दोबारा पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है ऑफकोर्स। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक आता है स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फ्लेशन रेट्स। सो गाइस स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फ्लेशन रेट्स क्या होते हैं? देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, लेट्स से मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, या मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे, लेट्स से मैंने $10,000 इन्वेस्ट करे और $10,000 से आई परचेज अ मशीन। ध्यान से सुनना, आई परचेज अ मशीन। ये एग्जाम्पल भी है इसमें, आगे मैंने पढ़ा था उसमें एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल से ही अच्छा सा यहाँ पे कोड बन सकता है, अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी $10,000 की, जिससे मैंने एक मशीन परचेज करी। इस मशीन को परचेज करने से मेरे को बेनिफिट्स क्या क्या मिले? पहला, मेरी लेबर कॉस्ट में सेविंग होने लगी, मेरी लेबर कॉस्ट में सेविंग होने लगी, ठीक है, और मेरी MAT मीन्स मटेरियल कॉस्ट में भी मेरी सेविंग होने लगी, क्योंकि मशीन जो थी वो कम मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट दे रही थी। जैसे कई बार होता है कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें मटेरियल अगर हैंडमेड यूज़ करें तो ज़्यादा मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट निकलता है, क्योंकि वेस्टेज थोड़ी ज़्यादा होती है, और मशीन के अंदर कम मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट हो रही थी। तो टेक्निकली अगर तुम यहाँ पे देखो, इतनी इन्वेस्टमेंट करके ये मेरा क्या हो गया? दिस विल बी कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो। दिस इज माई कैश आउटफ्लो। अब इसमें मुझे बेनिफिट क्या मिला है? एक तो मेरी लेबर सेविंग हो रही है 1000 की, लेट्स से 1000 की, ये लेबर सेविंग है 1000 की, और ये है मशीन सेविंग और मटेरियल सेविंग 800 की। तो आगे से मुझे लेबर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो लेबर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दैट इज लाइक माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस विल बी अ रेलिवेंट कैश इनफ्लो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेलिवेंट कैश इनफ्लो। क्यों? क्योंकि अगर मुझे आगे लेबर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दैट मीन्स मेरे पैसे बच रहे हैं। हमने यही पढ़ा था कैश फ्लो के अंदर, रेलिवेंट कैश फ्लोस क्या होते थे कि या तो हमें एक अमाउंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, या फिर हमारा कोई एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो 1000 की हमारे को लेबर कॉस्ट हो रही है, दैट इज इनफ्लो। एक तरह से हमें बेनिफिट हो गया, कैश नहीं आ रहा लेकिन बच रहा है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। और दूसरा, मटेरियल कॉस्ट मेरी $800 से हर साल बच रही है। तो 10,000 इन्वेस्ट करके मशीन पे मेरे को हर साल लेबर में इतनी सेविंग हो रही है, मटेरियल में इतनी सेविंग हो रही है, तो एक तरह से ये दोनों मेरे हो जाएंगे इनफ्लो। ठीक है, दोनों क्या हो गए मेरे? इनफ्लो। अब बात आती है हमारे इस टॉपिक की। तुम कहोगे सर हमारा टॉपिक जो है स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फ्लेशन रेट, उसका इससे क्या लिंक है? अब आती है लिंकेज। अब देखो लिंकेज क्या है गाइस, जो हमारा जनरल कैश फ्लो, जनरल इन्फ्लेशन होते हैं, जनरल इन्फ्लेशन इज लाइक कि वो एक कॉमन इन्फ्लेशन है जो मार्केट रेट होती है, कि मार्केट में ओवरऑल इन्फ्लेशन इतना चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया में हर साल इतना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, दैट इज लाइक जनरल इन्फ्लेशन। और दूसरी होती है हमारी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अब मुझे पता है जो लेबर है, लेबर कॉस्ट हर साल 5% से इंक्रीज होती है, ठीक है, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो हर साल 8% से इंक्रीज होती है। मटेरियल जो है वो हर साल 8% से इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड को देख के हमें पता चला, क्वेश्चन में ऑफकोर्स हमें गिवन होगा। और लेबर में हमें 5% इंक्रीमेंट होती है, हर साल इन्फ्लेशन आती है। तो लेबर ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से 5% बढ़ रहा है। प्रैक्टिकली भी देखो ना, लोग यही बोलते हैं ना कि चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही। प्रैक्टिकली लोग क्या बोलते हैं, जो जॉब करने वाले, वो कहते हैं सैलरी तो उतनी बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ रही है 5% और चीज़ें बढ़ रही हैं 8% से, तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, खरीदने के पैसे नहीं हो रहे, होते हैं ना, बोलते हैं लोग। तो वही मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। अब स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फ्लेशन रेट, अगर ऐसा कोई सिचुएशन तुम्हारे को दी हुई है तो उस केस में तुम्हें क्या करना है? अब जैसे कि मैंने बताया था ये मैथ्स है, ये चैप्टर लॉजिक्स प्लस मैथ्स पे बेस है, तो मैथमेटिकली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब दोनों को ध्यान से सुनना, दोनों को मैं अलग अलग रेट से इन्फ्लेट करूंगा। तो इस पे इन्फ्लेशन रेट अलग लगेगा, इस पे इन्फ्लेशन रेट अलग लगेगा, और उसके बाद फिर मैं अपना नेट टोटल निकाल दूंगा। क्या बोला मैंने? लेबर को मैं अलग इस परसेंट से इन्फ्लेट करूंगा, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में इन्फ्लेशन का इफेक्ट। मटेरियल कॉस्ट को अलग इन्फ्लेट करूंगा, जो भी वैल्यूज आएगी, इन्फ्लेटेड वैल्यूज ऑफ लेबर, इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ मटेरियल, इन दोनों को मैं टोटल कर दूंगा, वो आ जाएगा मेरा कि इन्फ्लेटेड कैश इनफ्लो कितना होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको अपनी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में तुम बच्चे सोच रहे हो कि सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में अगर हमें मनी रेट निकालना है तो उसमें इन्फ्लेशन कौन सा यूज़ करें, ये वाला या इनका एवरेज क्या करें, उसमें हम यूज़ करेंगे अपना जनरल इन्फ्लेशन रेट। तो हमारे दो टाइप के इन्फ्लेशन रेट होते हैं, एक होता है जनरल जो यूज़ होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मनी निकालने के लिए, और एक होता है स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक हमारे को इन्फ्लेशन दी होती है, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेटेड कैश फ्लोस। ठीक है, तो दोनों का अलग पर्पस है। जनरल यूज होता है मनी रेट के लिए और स्पेसिफिक यूज होता है इन्फ्लेटेड कैश फ्लो के लिए। एक बार ये देख लो, इसको समझ लो, ये बेसिकली यही समझना है, सब कुछ यहां पे ये दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद इसमें देखो यही बताया हुआ है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ इन्होंने, व्हेन टू यूज मनी और रियल मेथड इफ इज देयर वन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड नो टैक्स। टैक्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इन दी क्वेश्चन। अगर सिर्फ एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारे पास तो हम अगर येस तो चाहे हम रियल टर्म से यूज कर सकते हैं चाहे मनी टर्म से यूज कर सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन नो, दैट मीन्स मोर देन वन रेट इज अवेलेबल, देन हम क्या करेंगे, मनी या नॉमिनल मेथड हम यूज करेंगे। जैसे वेजेस का अलग है, मटेरियल का अलग है और जनरल इन्फ्लेशन अलग है, तो हम इन्फ्लेट करेंगे कैश फ्लो टू मॉनिटरी टर्म्स। पहले कैश फ्लो को हम मनी टर्म्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट, और उसके बाद मनी मेथड से जैसे मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जनरल इन्फ्लेशन यूज करके हम अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो तुम्हें काम करना, इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है थोरेटिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुम्हें लॉजिक सारे बता दिए, तुम पढ़ोगे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इफ आई रीड दिस गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, सो टू कन्वर्ट मनी नॉमिनल कैश फ्लो इनटू रियल कैश फ्लो। अगर वैसे तो इसका क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि मनी कैश फ्लो को हमें रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अगर हमें बोला गया मनी कैश फ्लो को रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, दैट व्हाट वी हैव टू डू। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो जो भी हमारे कैश फ्लो है, ध्यान से सुनना, जो भी हमारे कैश फ्लो होंगे, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, जो भी हमारे कैश फ्लोज होंगे, सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इन्फ्लेट, सबसे पहले मैं इसको इन्फ्लेट कर दूंगा। ठीक है, इन्फ्लेट जैसे लेबर को अलग इन्फ्लेट किया, मटेरियल को अलग इन्फ्लेट किया। ठीक है, पहले इसको इन्फ्लेट करा, फिर इसको इन्फ्लेट करा। इन्फ्लेट करने के बाद इसका आ जाएगा मेरे पास टोटल। ठीक है, टोटल को देन अगर मुझे रियल कैश फ्लो निकालना है, मनी कैश फ्लो की जगह आई हैव टू कैलकुलेट रियल कैश फ्लोज, ताकि रियल रेट से, ताकि जो रियल मेरा रेट है, रियल रेट जो होता है, अगर मुझे उससे आंसर निकालना है, वैसे तो टेक्निकली ये निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इन केस तुम्हारे को अलग अलग इन्फ्लेशन रेट दी हुई है तो अलग इन्फ्लेट करके देन प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करो, तभी फायदा है। ठीक है, रियल रेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रियल रेट के अंदर हमें इन्फ्लेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो कैश फ्लो हमें दिया हुआ है उस कैश फ्लो को रियल रेट से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पे हमारे को अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, वहां पे फिर हम क्या करेंगे, तो पहले मैं कैश फ्लो को क्या करूंगा गाइस, पहले मैं कैश फ्लो को इन्फ्लेट करूंगा, दोनों को इन्फ्लेट कर दिया, टोटल कर दिया। अब इसको मैं कर दूंगा डीफ्लेट। डीफ्लेट मतलब, इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, हम इंटू करते हैं 1.10, यहां करते हैं इंटू 1.10 इंटू 2, यहां करेंगे इंटू 1.10 इंटू 3, ऐसी इन्फ्लेशन होती है। तो डिफ्लेट में क्या करूंगा मैं, यहां पे कर दूंगा जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, दिस इंटू 1/1.10 इंटू 1/1.10 इंटू 2। तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, उसी को एक तरह से डिफ्लेट बोलते हैं। तो लेट से मुझे इन्फ्लेशन का पहला रेट दिया हुआ है 10%, किसी चीज़ में दिया हुआ है 8%, ठीक है, और मुझे रियल रिटर्न जो दिया हुआ है, एक सेकंड गाइस, ये क्या हो गया इसमें, ओह सॉरी गाइस, वो सारा डिलीट हो गया मेरे से, सॉरी। तो बेसिकली क्या होता है, अगर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करंट कैश फ्लो, CCF मीन करंट कैश फ्लो को मैं कन्वर्ट करूंगा मनी कैश फ्लो में, कैसे, इन्फ्लेट करके। इन्फ्लेट करने के बाद इस वैल्यू को मैं
रियल रेट से क्या कर लूँगा, सॉरी जनरल इन्फ्लेशन से क्या कर दूंगा, डिफ्लेट। जनरल इन्फ्लेशन से डिफ्लेट कर दिया, उसके बाद मैंने रियल कैश फ्लो से अपना आंसर निकाल दिया। तो अगर तुम देखो एक बात वही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, अगर हम इन्फ्लेट करते हैं तो अब हमारे पास मनी कैश फ्लो आ गया, ये करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये करने के बाद हमारा आ गया मनी कैश फ्लो। अब वी हैव टू ऑप्शन, या तो मनी कैश फ्लो को इनटू मनी रेट से इनटू प्रेजेंट वैल्यू विद मनी रेट से अपना आंसर निकाल दें, या फिर मनी को पहले हम रियल में कन्वर्ट करें, कैसे डिफ्लेट कर दिया रियल में कन्वर्ट करके, और उसके बाद रियल कैश फ्लो से आंसर निकाल दिया। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल तरीका सोचो, इन्फ्लेशन रेट पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, जिसमें ये सब स्पेसिफिक जनरल नहीं है, सोचो एक ही इन्फ्लेशन रेट है, 5% इन्फ्लेशन रेट है, पहले मैंने इन्फ्लेट करके 5% से बढ़ा ली वैल्यू, फिर दोबारा से डिफ्लेट कर दी 5% से अब कम कर दी, तो ये और ये वैल्यू एक तरह से सेम हो जाएंगी पिछले वाले पार्ट में, कि अगर मैं इन्फ्लेट करके अपना आंसर निकालता हूं तो मनी कैश फ्लो से आंसर निकलेगा, और अगर उसको दोबारा से डिफ्लेट कर देता हूं जो करंट कैश फ्लो आ जाएगा, उससे मेरा क्या निकल जाएगा, रियल रेट से आंसर। यहां पे बस दो अलग अलग हमारे को इन्फ्लेशन रेट्स दिए हुए हैं, तो इसीलिए हमारा करंट और ये मैच नहीं करता, तो हम इसको जनरल से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम स्पेसिफिक वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जनरल से डिफ्लेट करेंगे, और फिर रियल कैश फ्लो से आंसर निकाल देंगे। टेक्निकली इसके क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, इसके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, तो इसके क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन हम कर लेंगे, वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें आता है हमारा इलस्ट्रेशन ऑफ करंट मनी एंड रियल कैश फ्लो, ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। देखो इन्होंने क्या करा हुआ, चलो बताता हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप कराते ही नहीं हो कुछ, आप तो छोड़ देते हो जो क्वेश्चन, बहुत बच्चे बोलते हैं। सो कैश फ्लो अकरिंग एट द टाइम पीरियड ऑफ 2 के सेकेंड टी में, यानी T2 में हमें $5,000 आएंगे। द स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट अप्लाई टू कैश फ्लो इज 6%, स्पेसिफिक रेट है 6% और जनरल रेट है 4%। कैलकुलेट मनी कैश फ्लो एंड रियल कैश फ्लो वैल्यूज एट टाइम पीरियड 2। सिंपल, अब मनी कैश फ्लो निकालना है तो 5,000 को मैं क्या करूँगा, 5,000 इंटू 1.062, क्योंकि हमें सेकेंड पीरियड की वैल्यू दी हुई, तो इन्होंने 5,000 इंटू 1.06 इंटू 2 ये निकाल दिया मनी कैश फ्लो। अब मनी कैश फ्लो को रियल में कन्वर्ट करने के लिए इसको इन्होंने इंटू कर लिया 1/1.04 इंटू 2, बस 1/04 इंटू 2 कर लिया, वो आ गया इनका रियल कैश फ्लो 5203। सिंपल एक तरीका जो मैंने तुम्हें बताया, और कुछ भी खास देखो इसमें नहीं है, इन्होंने यही करा है, पहले इन्फ्लेट कर लिया देन डिफ्लेट कर लिया, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेट कर लिया तो हम तो सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन फॉर अ शॉर्ट लाइफ प्रोजेक्ट विद कैश फ्लो इन्फ्लेटिंग एट डिफरेंट रेट, इट इज बेस्ट टू सेट द एनपीवी कैलकुलेशन आउट ऑफ कैश फ्लो डाउन द साइड एंड टाइम अक्रॉस द टॉप। इसको भी हम छोड़ देते हैं, अभी सीधा इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। अब करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, क्या करता हूं मैं, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 हमेशा करता हूं स्प्रेडशीट में, तो ये भी मैं करूंगा स्प्रेडशीट में। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ मशीन कॉस्टिंग 7,000 के 7,000 की एक मशीन परचेज करनी है, विच विल रिजल्ट इन एनुअल सेविंग इन रियल टर्म्स, के रियल टर्म्स में हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, वेज कॉस्ट में हमें बच जाएंगे 1,000 और मटेरियल कॉस्ट में हमें बच जाएंगे $400। द फॉलोइंग फोरकास्ट आर मेड ऑन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन फॉर ईच ईयर ऑफ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि वेज कॉस्ट में हमारी इन्फ्लेशन होगी 10%, मटेरियल कॉस्ट में हमारी होगी 5%, जनरल प्राइसेस में हमारी होगी 6%। एक सेकेंड गाइस, वो एक्चुअली मैं कीबोर्ड भी यूज़ करता हूँ ना साथ साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है गाइस, सब समझना पड़ेगा, तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मेरे पास इतने हाई एंड डिवाइसेस नहीं है कि मैं इतना सब कुछ कर सकूँ, ठीक है ना। सो वेज में जो हमारा इन्फ्लेशन होगा दैट इज 10% इन्फ्लेशन, मटेरियल में इन्फ्लेशन होगा 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और जनरल इन्फ्लेशन हमारी है 6%। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इन रियल टर्म्स इज 8.5, दैट मीन्स हमें जो रियल रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8.5%। इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट द मशीन हैज़ अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड नो स्क्रैप वैल्यू, कि मशीन की लाइफ है 5 ईयर्स और कोई इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है।
अब हमारे को हम कैश फ्लो देख रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन वगैरह का तो हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हम कैश फ्लो देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ ईयर, सो ईयर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ईयर्स है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरा आएगा यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो मेरे को दिया हुआ है पहले साल मेरा -7,000, क्योंकि इतना मेरे को पॉकेट से एक्सपेंस हो रहा है। दूसरा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कैश फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं करता हूँ यहाँ पे वेज, देन मैं करता हूँ मटेरियल, या यहाँ पे करते हैं मटेरियल। अभी क्यों करा है अभी मैं बताता हूँ। देखो, तो वेज के अंदर पहले मुझे ध्यान से सुनना, वेज के अंदर गाइस पहले मुझे 1000 रियल टर्म्स, मतलब आज की डेट में मुझे 1000 आते थे, तो यहाँ लगेगी इन्फ्लेशन, तो पहली बात 1000 यहाँ सेव हो रहे हैं, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, 1000 1000 1000 एंड 1000। अब उसके बाद ऐसे ही मुझे वेजिस मटेरियल में कितने पैसे बच रहे हैं, $400, 400 400 400 400 400, ठीक है। ये मुझे टोटल अमाउंट वो वाला है जो अमाउंट मुझे बच रहा है गाइस, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे क्या होगा। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं यहां पे करूंगा, यहां पे मैं करूंगा इन्फ्लेशन, वेज पे है 10%, तो 10% इन्फ्लेशन गाइस, दोबारा से मैंने बताया था पहले साल की हमेशा क्या होती है 1। अब यहां पे क्या होगा, इज इक्वल टू दिस, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, दिस इंटू 1.10, यही बताया था मैंने गाइस, दिस इंटू 1.10। फिर इसको किया कॉपी और यहां पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा छोटा कर देता हूं, नहीं चलो इतना रहने दो अभी। अब उसके बाद, या चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ गाइस, रुको मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि ईयर फिर तुम्हें एक्चुअली दिखेगा नहीं, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ऐसे कर देते हैं, चलो मटीरियल, इसको कंट्रोल X कंट्रोल V, मटीरियल भी छोटा, अरे ज़्यादा छोटा होगा मटीरियल भी छोटा, इसका रेट भी छोटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे टोटल कर देंगे। देखो गाइस, अब मैंने क्या किया, अब सबसे पहले मेरे को ये तो दिया हुआ था कैश फ्लो, अभी ऊपर वाला ये पार्ट छोड़ दो, ये वाला जो सारा पार्ट है अभी इसको छोड़ दो। सिंपल समझो ये ईयर है, इतना स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वेज का टोटल कैश इनफ्लो इतना होगा, ये उसका इन्फ्लेशन रेट है, तो सिंपल पहले साल तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, कुछ भी नहीं है तो जीरो ही आएगा। फॉर्मूला में हमेशा ऊपर से लगाता हूँ, मेरी आदत है गाइस। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो मेरी आदत है, फॉर्मूला में स्टार्टिंग से लगाता हूँ, दिस इनटू, अरे एक सेकंड गाइस, इज इक्वल टू, अरे फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, हाँ गाइस, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस इनटू ये वाली फिगर, कि अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ वेजेस का, मटेरियल में यहाँ से मटेरियल भी हटाया तो यहाँ से वेजेस का इन्फ्लेटेड, ये मेरा है, ये जो वैल्यू है दिस इज इन्फ्लेटेड वेजेस। तो इन्फ्लेटेड वेजेस कितने हो जाएंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ, रुको गाइस सॉरी, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। मैं एक्चुअली इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे को सारी चीज़ें दिखे। ये एक काम करते हैं गाइस, रुको मैं इसको थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ, हाँ ये ठीक है, अब तुम्हें विजिबल है ना, हाँ ये बेटर हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, क्या है मैंने पहले सोचा ही नहीं इतना। चलो अब मैंने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ गाइस, पूरा ये हटा के शुरू से ही तुम्हें बताता हूँ। सो मैंने क्या किया गाइस, ये तो मेरे हैं ईयर, ये मेरा आ गया जो मेरा आउटफ्लो है, दिस रिलेट्स टू वेजेस, कि वेजेस का मेरा इनफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब वेजेस का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 10%, वेजेस का इन्फ्लेशन रेट है 10%। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, सिंपल पहले साल में तो इसका 1 होता है हमेशा, नेक्स्ट ईयर में इज इक्वल टू दिस
इनटू 1.10 एंटर, इसको किया कंट्रोल सी कॉपी और सब में पेस्ट। बहुत सारे बच्चों को और भी शॉर्टकट फॉर्मूले याद आ रहे होंगे, किसी और भी कर सकते हो, बट मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं ना उनके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो ये मेरा होगा इन्फ्लेटेड रेट। पहले साल तो कुछ भी नहीं आया, मटेरियल का कुछ सेव नहीं हुआ, कंट्रोल वी, ठीक है। यहां से मेरा ये हो गया इन्फ्लेटेड। अब दीज आर माय इन्फ्लेटेड वेजेस कॉस्ट, के वेजेस की इन्फ्लेशन लगाने के बाद ये मेरी इन्फ्लेटेड वेजेस है। सो दिस इज, आई विल राइट इन रेड, दिस इज इन्फ्लेटेड वेजेस। अब उसके बाद मैं करता हूं, अब सेम वे जैसे वेजेस है, ये मेरा है मटेरियल, मटेरियल पे इन्फ्लेशन कितनी है गाइस, 5%, इन्फ्लेशन ऑन मटेरियल इज 5%। तो यहाँ पे पहले साल में 1, नेक्स्ट ईयर में इज इक्वल टू दिस इनटू 1.05 एंटर, इसको किया कॉपी, सब में पेस्ट। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा इन्फ्लेटेड वेज मटेरियल इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, कंट्रोल सी, सब में पेस्ट किया, कंट्रोल वी। अब देखो गाइस क्या क्या हुआ, ये मेरा आ गया इन्फ्लेटेड मटेरियल, है ना गाइस, ये मेरा क्या आ गया, इन्फ्लेटेड मटेरियल। अब ये था मेरा स्टार्टिंग का इनपुट, ये है मेरे इन्फ्लेटेड वेजेस, ये है इन्फ्लेटेड मटेरियल। अब मेरा जो टोटल कैश फ्लो है वो सिंपल गाइस, फॉर्मूला देखना टोटल कैश फ्लो का, इज इक्वल टू यहां जो मेरा आउटफ्लो था प्लस इन्फ्लेटेड वेजेस प्लस इन्फ्लेटेड मटेरियल। मैंने फॉर्मूला लगाया, चाहे भले ही यहाँ पे जीरो है, बट मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एंटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल इनफ्लो प्लस इन्फ्लेटेड वेजेस प्लस इन्फ्लेटेड मटेरियल। अब मैंने कुछ नहीं करना, इसका फायदा क्या है, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे पेस्ट, तो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी तुम देखो इसने क्या करा होगा, उसने करा होगा दिस प्लस इन्फ्लेटेड वेजेस प्लस इन्फ्लेटेड मटेरियल। तो ये मेरा आ गया टोटल कैश फ्लो। अब टोटल कैश फ्लो के बाद मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा टोटल कैश फ्लो जो मेरा आएगा है। अब अगर मैं इसको हटा दूं, पहले अपना सारा जो मैंने नौटंकी करी है ये लो, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज माय टोटल कैश फ्लो। अब टोटल कैश फ्लो के बाद मुझे गाइस क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू एट। अब देखो गाइस मैंने इन्फ्लेट कर दिया इसको, ठीक है, तो मुझे चाहिए, अब मैंने इसको अगर इन्फ्लेशन करी है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू कौन सी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स वाली, मुझे मनी टर्म्स वाली चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो रियल टर्म का दिया हुआ है 8.5%। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा 1 प्लस आई मनी रेट, 1 प्लस आई मनी रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर रियल रेट इंटू 1 प्लस, अब जो यहाँ पे इन्फ्लेशन लगेगी वो लगेगी जनरल इन्फ्लेशन। सो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर हो जाएगा 1.085 रियल रेट वाला इंटू 1.06। तो दिस इज कैलकुलेटर पे 1.085 इंटू 1.06, जो भी आंसर है उसमें से माइनस कर दिया मैंने 1 इंटू 100, दैट इज 15.01% और 15%। तो मेरा जो आई आ रहा है वो आ रहा है 15%। आई कितना आ रहा है गाइस, 15%। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दोनों तरीके से आंसर करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया था कि ये तो मेरे हैं कैश फ्लो, कौन से वाले, मनी कैश फ्लो। तो मनी कैश फ्लो को मैं मनी रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मनी कैश फ्लो से मुझे रियल रेट से आंसर देखना है तो कैसे आएगा वो भी मैं समझाऊंगा। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे अपना रिटर्न मिल चुका है, दैट इज 15%। आई जस्ट राइट इट हेयर ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो मेरा आई दैट मीन्स मनी रेट इज 15%। अब मैंने क्या किया यहाँ पे गाइस, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू एट 15%। तो पहला है 1, यहाँ हुआ दिस डिवाइडेड बाय 1.15, फिर इसको करूँगा कॉपी, यहाँ सब में पेस्ट, कंट्रोल वी। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू दिस, एंटर, इसको किया कॉपी, यहाँ सब में पेस्ट, और एंड में ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इज इक्वल टू सम सबका, एंटर। तो
तो ये आ रहा है -1080। दैट मीन्स हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, इट्स गोइंग टू बी अ लॉस फॉर अस। हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट इज -1080। तो हमारा एनपीवी, सो देखा जाए एनपीवी इज नेगेटिव, सो दैट मीन्स हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने गाइस यहाँ पे क्या क्या किया था दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ईयर्स लिखे, देन इनफ्लो, देन जो मटेरियल है उसको इन्फ्लेट करके लेबर को इन्फ्लेट करके लेबर की इन्फ्लेटेड प्राइस, मटेरियल को इन्फ्लेट करके मटेरियल की इन्फ्लेटेड प्राइस, देन टोटल कैश फ्लो दिस प्लस लेबर मटेरियल इन्फ्लेटेड प्लस लेबर इन्फ्लेटेड, ये लेबर है ये मटेरियल है, तो दिस प्लस लेबर इन्फ्लेटेड प्लस मटेरियल इन्फ्लेटेड, और यहाँ पे आ गया टोटल। अब उसके बाद मैंने क्या किया गया, सिंपल टोटल मेरे पास आ गया, उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो करने के बाद मेरी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये तो था गाइस तरीका, अगर हमें मनी कैश फ्लो निकालने के बाद, मनी कैश फ्लो कैसे निकलते हैं, इन्फ्लेशन करने के बाद, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन करने के बाद जो मनी कैश फ्लो आया वहाँ से मनी रेट से मैंने आंसर निकाल दिया। अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये आंसर 1080 याद रखना नेगेटिव, अगर मैं तुम्हें बताऊँ, बस को उठाते हैं गाइस, रुको, देखो अब अगर मुझे रियल रेट से आंसर निकालना है तो हमें बताया था जो मनी कैश फ्लो है उसको पहले हमें रियल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो जनरल प्राइस है, जनरल इन्फ्लेशन है, उससे मैं इसको डिफ्लेट करूंगा। तो डिफ्लेट बाय जनरल प्राइसेस, सो इज इक्वल टू दिस, सॉरी ये नहीं आएगा, तो पहले साल का 1 होता है, अगला इज इक्वल टू दिस, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो रही है आज, पता नहीं क्यों हाथ में थोड़ा चोट लगी हुई है इसलिए। तो दिस डिवाइडेड बाय जनरल प्राइसेस 1.06, मैंने बताया था अब इन्फ्लेट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, डिफ्लेट करते हो डिवाइड कर देंगे, एंटर, कंट्रोल सी, यहां तक किया, कंट्रोल वी। अब देखो गाइस, अब मैंने क्या किया, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखो गाइस, ये जो मेरी फिगर्स आई हैं गाइस, ये क्या फिगर आई हैं, दिस इज रियल कैश फ्लो। ये क्या है मेरा, रियल कैश फ्लो, लो लिख दिया मैंने, बट तुम इसको मान लो रियल कैश फ्लो मान लो, रियल कैश फ्लो। गाइस कैसे आया मेरा रियल कैश फ्लो, मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरा मनी कैश फ्लो आया था उसको डिफ्लेट कर दिया यूजिंग जनरल प्राइसेस, तो मेरा आ गया रियल कैश फ्लो। अब यहां पे मैं इसको कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू एट रियल रेट, दैट इज 8.5। अब इसको 8.5 पे मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, पहले साल की 1, दूसरे साल की दिस, डिवाइड बाय 1.085, एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मेरा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इन रियल टर्म्स, तो दिस इनटू दिस, एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहां पे आ जाएगी मेरी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको ये लो 1082। देखो वहां 1080 आ रही थी, 1082, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो देखो सिंपल गाइस, समझने का तरीका, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन्फ्लेट कर दिया, तो इन्फ्लेट करने के बाद मेरी कौन सी वैल्यू आ गई, दिस इज, इन्फ्लेट करने के बाद हमारी आती है मनी कैश फ्लो, ठीक है। तो बेस्ट तो तरीका क्या होता है, मनी कैश फ्लो को मनी रेट से ही मल्टीप्लाई कर दो, जैसा मैंने पहले करा था, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे बोला गया कि मुझे रियल कैश फ्लो से आंसर निकालना है, तो पहले मैंने चीज़ों को इन्फ्लेट किया था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, डिफ्लेट। डिफ्लेट कैसे, पहले मैंने स्पेसिफिक प्राइसेस की इन्फ्लेशन निकाल के टोटल कैश फ्लो निकाला, अब जनरल प्राइसेस से उसको डिफ्लेट कर दूंगा, एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू टाइप ही जो हम करते हैं, बिल्कुल वही चीज़, डिफ्लेट कर दिया, ये मेरा आ गया रियल कैश फ्लो एट जनरल प्राइसेस। रियल कैश फ्लो, दिस इज रियल कैश फ्लो एट जनरल इन्फ्लेशन। अब उसके बाद मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू रियल रेट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, रियल रेट 8.5, और मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। पुराने केस में मैंने क्या किया था, डिफ्लेट करा ही नहीं, सीधा
मैंने प्रेजेंट वैल्यू अपनी कौन सी निकाल दी थी उसमें, इसको डिफ्लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी रेट और वहाँ से सीधा आंसर निकाल दिया। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, तुम दोनों से अपना आंसर निकाल सकते हो। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया ये, बट मेरा पर्पस यही था कि तुम्हें स्प्रेडशीट में एक बार समझ आ जाए अच्छे से। अब गाइस आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डीलिंग विद टैक्स इन एनपीवी कैलकुलेशंस के जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स का हम क्या करेंगे। तो गाइस अभी तक तो हमने टैक्स का कुछ नहीं देखा था। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हैं तो हम जब फ्यूचर का उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट में $10,000 इनिशियली इन्वेस्ट किए, उसके बाद हर साल मुझे 6 सालों के लिए 2,000 या लेट्स से 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 इतना कैश फ्लो मुझे आ रहा है, इतना कैश फ्लो मुझे आ रहा है, यही होगा गाइस। अब पॉइंट क्या है, जो इतना कैश फ्लो मुझे ये आ रहा है, अब देखो इतने कैश फ्लो में मैं नॉर्मली अभी तक मैंने क्या किया, मैंने इसी से अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। लेकिन गाइस एक बात सोचो, तुमने पैसे लगाए 10,000 में से इतना तुम्हें पता है कितना रिटर्न आएगा। लेट्स से इंटरेस्ट रेट इज 30%, तो 30% अगर इंटरेस्ट रेट है तो दैट मीन्स 900 तो हर साल तुम्हारे इसमें से टैक्स ही कट जाएगा, है ना। 900 तो हर साल तुम्हारा टैक्स ही कट जाएगा। तो नेट तुम्हारे को कितना आएगा, अगर मैं नीचे लिखूं तो नेट तो तुम्हारे को 2100 आ रहा है ना गाइस, कि तुम्हारा 3000 अगर तुम्हारी कॉस्ट थी तो 3000 तुम्हारा अगर प्रॉफिट था तो उस पर तुम्हारे को इतना टैक्स लग रहा है। 3000 तुम्हारे को पता है कि इतना रिटर्न तुम्हें यूजुअली आता है, उस रिटर्न पे तुम्हारा इतना टैक्स है, ठीक है। दिस इज योर कैश इनफ्लो, तुम्हें बताया हुआ कैश इनफ्लो तुम्हारा इतना होगा, हर साल इतना कैश तुम्हें आएगा, तो उसमें तुम्हारा इतना टैक्स भी तो लगेगा। अब दूसरी चीज़ मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, अब हम जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम क्या देखते हैं, अपना कैश फ्लो, वीसी कैश फ्लो। अगर मैं बोलता हूं कि डेप्रिसिएशन भी है किसी एसेट पे, अगर किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन भी है, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन तो हम कंसिडर नहीं करते कैश फ्लो के लिए। अगर हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा कैश फ्लो आ जाएगा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर हमें कैश फ्लो ही दिया हुआ है और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए तो डेप्रिसिएशन का तो हम कुछ नहीं करते टेक्निकली, लेकिन डेप्रिसिएशन का टैक्स के अंदर एक फर्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का टैक्सेशन में एक फर्क पड़ेगा। क्या, देखो ये जो टैक्स मैंने पे करा है, ये मैंने 3000 पे करा है, टेक्निकली मैंने ये माना कि 3000 मेरे को कैश आया, उस पे मैंने इतना टैक्स पे कर दिया। लेकिन अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो अगर 3000 मेरा कैश इनफ्लो था, ध्यान से सुनना गाइस, 3000 मेरा कैश इनफ्लो था, उसमें 900 मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, तो नेट प्रॉफिट मेरे कितने आए, 2100। 3000 वॉज माई कैश फ्लो, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन जब अपनी माइनस करी, और 900 नहीं, लेट्स से डेप्रिसिएशन पर ईयर मेरी है 1000, डेप्रिसिएशन कितनी है पर ईयर 1000, कि ये प्रोजेक्ट है ये 10 साल चलेगा, तो मतलब मान के चलो डेप्रिसिएशन 1000 है, ठीक है। तो 1000 मैंने जब डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस करी, कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस करी, तो मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट। तो ये क्या आ गया मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 2000। अब अगर टैक्स रेट 30% है तो 2000 इंटू 30%, तो नेट टैक्स जो मेरे को लगेगा वो तो 600 का लगेगा, कि टैक्स इस पे लगता है गाइस प्रॉफिट पे। अगर मेरा इनफ्लो इतना है तो इनफ्लो में मेरा इतना टैक्स लगे, इनफ्लो में मेरा इतना टैक्स लगा है। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि टैक्स इनफ्लो पे नहीं लगता, टैक्स किस पे लगता है, मेरे प्रॉफिट पे। तो मैंने क्या किया, इनफ्लो में से अपनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो मेरे आगे प्रॉफिट, और मैंने प्रॉफिट पे टैक्स लगाया। तो मेरा टैक्स जो है टेक्निकली ये ना होके टैक्स मेरा 600 होना चाहिए टैक्स, क्योंकि मैं जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, मैं जब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ मुझे चाहिए सिंपल कैश फ्लो, कैश कितना आ रहा है। तो इतना मुझे कैश आया, जिसमें से इतना मैंने टैक्स पे कर दिया, तो नेट कैश मुझे हर केस में 2400 आया होगा गाइस। समझ आया? दोबारा से मैं बताता हूँ मैंने क्या किया जल्दी जल्दी। इतना मुझे कैश इनफ्लो हुआ, मैंने क्या किया, उस पर अपना इतना टैक्स निकाल दिया कि इनफ्लो पे मुझे इतना टैक्स 900 तो पे करना पड़ेगा। बाद में मैंने देखा कि 900 जो मेरा कैश टैक्स है, दिस इज रॉन्ग टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स निकलता है प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे जब टैक्स निकलता है तो प्रॉफिट पे तो हम आउट इनफ्लो में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरी डेप्रिसिएशन थी,
जो ये मेरी डेप्रिसिएशन थी 1000 इंटू 30%, दैट मीन्स 300 से मेरा टैक्स कम हो गया। 300 से मेरा टैक्स कम हो गया, पहले था 900 अब हो गया 600। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो टैक्स चार्ज ऑन ऑपरेटिंग इनफ्लो, फ्लो और इनफ्लो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल गाइस, इनफ्लोज जो हमारे हैं उस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। कैसे हम लिखेंगे बुक्स में, हाउ डू वी शो इट इन दी बुक्स, हम शो करेंगे इस पे मेरा 900 टैक्स लगा, सिंपल, ठीक है, कि इनफ्लो पे मैंने टैक्स लगा दिया, और माइनस में कर दूंगा कि जो रिलीफ मुझे मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जैसे डेप्रीसिएशन पे मुझे 300 का रिलीफ मिल गया, तो 300 मैं यहां से माइनस कर दूंगा। मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा 300 नेगेटिव, या इसको अगर हम ऐसे बोले एक तरह से कि ये जो टैक्स है, जो भी हमारा टैक्स चार्ज होता है, तो ये मेरी फिगर नेगेटिव होती है क्योंकि इतना टैक्स मेरे को लगा मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे रिलीफ मिला है, डेप्रिसिएशन पे इतना रिलीफ मिल गया कि इतना टैक्स हमें नहीं पे करना क्योंकि डेप्रिसिएशन लगी हुई है, तो 300 मेरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो नेट जो मेरा कैश आउटफ्लो होगा, वो होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इट्स गोइंग टू बी 3000 माइनस 900 प्लस 300, दैट मीन्स 2400। सो 2400 मेरा नेट कैश इनफ्लो होगा यहां से। 5 साल में कितना होगा नेट कैश इनफ्लो, 2400, ठीक है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा इनफ्लो है, इनफ्लो पे जो भी टैक्स आएगा, गाइस ध्यान से सुनना, इनफ्लो पे जो भी टैक्स आता है उस टैक्स को मैं लिखता हूं माइनस में, क्योंकि मुझे लगता है इतना टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा कैश में। और जो भी डेप्रीसिएशन होती है, डेप्रीसिएशन के ऊपर जो भी टैक्स रेट लगता है वो मेरा एक रिलीफ होता है, जिसको मैं ऐड कर दूंगा कि ये मुझे टैक्स बच जाएगा। तो टोटल टैक्स में से ये फिगर माइनस हो जाती है और नेट वैल्यू को हम इधर से माइनस करेंगे कि टोटल 900, इसमें से 300 माइनस हो गया तो नेट बचा 600, वो हम यहां से माइनस करेंगे। तुम्हें क्या करना है, इनफ्लो पे जो टैक्स होता है उसको ब्रैकेट में दिखाना है, आउटफ्लो यानी जो डेप्रिसिएशन है उस पर टैक्स होगा उसको माइनस में दिखाना है, उसको प्लस में दिखाना है, ठीक है। आउटफ्लो के ऊपर जो भी इनफ्लो के ऊपर जो भी टैक्स निकलेगा वो माइनस में आएगा, डेप्रीसिएशन या आउटफ्लो के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो प्लस में आएगा। सिंपल, याद रखना यहां डेप्रीसिएशन का तुम कुछ नहीं करोगे, हम कैश फ्लो देख रहे हैं, हम डेप्रीसिएशन नहीं देख रहे, सिर्फ डेप्रीसिएशन की वजह से जो टैक्स में हमें रिलीफ मिला उसको कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि अगर डेप्रीसिएशन ना लगती तो हमें 3000 ही मान के चलते कि इतना प्रॉफिट है, उस पर टैक्स लगता, लेकिन 1000 डेप्रीसिएशन की वजह से हमारा 300 टैक्स हर साल बच रहा है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने पहले दिखाया कि मेरे अकॉर्डिंग इतना टैक्स माइनस हो जाएगा, पे करना है, लेकिन नहीं, डेप्रीसिएशन की वजह से इतना बच भी रहा है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। ये होता है मेरा टैक्स की कैलकुलेशन ऑन डेप्रीसिएशन एंड मेरा जो भी इनफ्लो है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती है गाइस, वो ध्यान रखना, एक बार इसको पढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी जब क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा मैंने क्यों बोला है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो मैं बात कर रहा हूँ, इस चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉफिट इररिलेवेंट कैश फ्लो, इट इज अज्यूम्ड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो विल बी टैक्स एट कॉर्पोरेशन रेट, कि मैंने बताया था जो 3000 कैश इनफ्लो है उसको हम टैक्स करेंगे कॉर्पोरेट रेट पे। ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो यानी डेप्रिसिएशन विल बी टैक्स डिडक्टेबल एंड अट्रैक्ट टैक्स रिलीफ एट कॉर्पोरेशन रेट, कि जो भी हमारी डेप्रिसिएशन थी 1000 उस पर 30% टैक्स हमें बच जाएगा, तो 900 टैक्स में माइनस करूंगा, 300 टैक्स में प्लस करूंगा। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अट्रैक्ट्स टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, जो भी मैं अगर कोई एसेट परचेज करता हूं उसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन मिलती है, एंड दैट इज टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन की वजह से मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो दिस इज टैक्स अलाउएबल। द कंपनी इज अर्निंग नेट टैक्सेबल प्रॉफिट ओवरऑल, दिस अवॉइड्स इशू ऑफ कैरिंग लॉसेस, चलो इसको छोड़ देते हैं। टैक्स इज पेड 1 ईयर आफ्टर द रिलेटेड ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इज अर्न्ड। इसका मतलब क्या है गाइस, कि लेट्स से अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखो ध्यान से देखना गाइस, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सिस्टम अपडेट हो रहा है मेरा, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम और नए खरीदने के पैसे नहीं है सॉरी। तो क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे लेट्स से मेरा जो पहले मैंने 10,000 की एसेट परचेज किया था, 10,000 देके मैंने एसेट परचेज किया था, पहले साल मुझे इसमें कितना आया था 3000, तो 3000 पे जो टैक्स लगेगा गाइस, वो टैक्स इस साल मैंने बताया था 3000 पे 900 टैक्स होगा, वो इस साल माइनस नहीं होगा,
वो नेक्स्ट ईयर माइनस होगा। क्यों? जिस साल मेरा, लेट से मैं मान के चलता हूँ मेरा प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, तो 3000 3000 3000, या एक काम करते हैं 3000 4000 2000 3000 2000, ये मेरे इसमें रिटर्न्स है। तो 3000 पे जो टैक्स लगेगा दैट इज 3000 इंटू 30%। 900 में यहाँ माइनस नहीं करूँगा, टैक्स हम यहाँ नहीं पे करते, टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करते हैं, तो 900 यहाँ माइनस होगा। 400 का 30% 1200 यहाँ माइनस होगा। 2000 का 30% 600 यहाँ माइनस होगा। 3000 का 900 यहाँ माइनस होगा और 2000 का 600 यहाँ माइनस होगा। तो दिस विल बी माई कैश फ्लो। मैं इसको सामने नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अगले साल टैक्स पे होगा। तो यहाँ जो मेरी इनकम है उसके बाद इनकम तो कुछ भी नहीं हुई, लेकिन इसका टैक्स अगले साल पे होगा, तो यहाँ सिर्फ कैश आउटफ्लो आ जाएगा। तो टोटल आउटफ्लोज के अंदर यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होगा। और सेम अगर जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी हम यहीं लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर यहाँ मुझे डेप्रिसिएशन मैंने क्लेम करी है, उस पर टैक्स रिलीफ भी मुझे अगले साल ही मिलेगा और यहीं से माइनस होगा, वो मतलब यहीं पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। आगे आगे क्या है इसमें देखते हैं, रुको एक सेकेंड। गाइस इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है। ये जो मैंने तुम्हें बताया है सब कुछ वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल इन्होंने यही करा हुआ है। पहले चीज़ थोड़ा सा डिटेल में समझाई हुई है, देन उसको पहले उसको क्रक्स में समझाया हुआ है, देन डिटेल में। अब आगे ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इन प्रैक्टिस द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन आर कॉम्प्लेक्स and are influenced by number of factors including taxable profit and tax rate, company's accounting period and tax payment, tax allowable depreciation, losses available to set off. But many of these issues are ignored or simplified for the purpose of NPV investment appraisal। कि NPV investment appraisal के लिए हम इतना लॉस सेट ऑफ वगैरह इन सब में नहीं जाते कि पहले साल हमारे को प्रॉफिट कम हुआ, लॉस होगा, वो अगले साल सेट ऑफ होगा। हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सिंपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि पहले साल मेरे को प्रॉफिट बहुत कम हुए थे, इतना मैंने टैक्स पे करा था, या पहले साल मेरे को लॉस हुआ था, लॉस पे इतना टैक्स पे हुआ था, इसकी वजह से मेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया जो अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। नहीं, इतना मुझे, और उसमें टैक्स कम लग गया, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना हमने जाना ही नहीं है। हम थोड़ा सा सिंपल वे से रखेंगे जैसा मैंने तुम्हें बताया। नेक्स्ट, अब आता है हमारा पॉइंट टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। सो नेक्स्ट का जो टॉपिक मैंने बताया दैट इज टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। अब टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन क्या है गाइस? जैसा मैंने तुम्हें चीज़ें बताई थी ऊपर कि डेप्रिसिएशन जो होता है उस पर हमें टैक्स मिल जाता है, ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने डिटेल क्या बताया हुआ है। अब लेट से मैंने एसेट परचेज किया था 10,000 का, ठीक है, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है 25%। ध्यान से देखना, दिस इज रिड्यूसिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हमें हर साल की पहले डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10,000 इंटू 25% इज 2500। अब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10,000 माइनस 2500, 10,000 माइनस 2500, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज 7500 इंटू 25%, दैट मीन्स 1875। ठीक है, थर्ड ईयर की कितनी निकलेगी? तो 1875 एक तरह से 10,000 माइनस 2500 माइनस 1875, उसका इंटू 25% वो आएगा 1406.25। ठीक है, ऐसे करके रिटन डाउन वैल्यू पे मेरी डेप्रिसिएशन लगती है। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो मेरी एसेट की कॉस्ट थी उस पर लग गई डेप्रिसिएशन, अब जो वैल्यू बची है इसके ऊपर मेरी 25% डेप्रिसिएशन लगेगी, यही होता है। तो इसका एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ गाइस, देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन 10,000 का 25% इज 2500। अगले साल डेप्रिसिएशन सीधा इसी फिगर को तुम इस फिगर को सीधा सीधा कर दो 75%, मतलब 75% कर दो, या इसको 1 माइनस 0.25 ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस 0.25%, ऐसे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मैंने क्या किया, 2500 इंटू 75%, तो ये आ गया 1875। थर्ड ईयर में 1875 इंटू 75%, दैट मीन्स क्योंकि 25% डेप्रिसिएशन है, तो 25% डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे फिगर रह जाएगी 75%। तो ये कैसे आई? इंटू 75%, देन इसको इंटू 75%, देन इसको इंटू 75%। ऐसे लगती है पहली बात हमारी डेप्रिसिएशन। एक शॉर्टकट तरीका है, वरना तो बड़ा तरीका तो तुम सब ने F3 या फिर F7 तो पढ़ा ही होगा, तो डेप्रिसिएशन तुम्हें आती होगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे निकालने अब तक।
ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है जब अगर तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो। और इसी डेप्रिसिएशन पे जो डेप्रिसिएशन होता है इस पे लगता है हमारा टैक्स, जो हमें रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, वो है टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन इज गिवन फॉर एवरी ईयर ऑफ ओनरशिप एक्सेप्ट द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल हमने एसेट सेल कर दिया उस साल हम डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करते। अब यहाँ पे थोड़े से रूल्स अलग है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन तो हम प्रोरेट भी कर सकते हैं मंथ्स पे, वो हम F3 में करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं, मतलब हम ये अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि उसमें पैसे लगाने के नहीं लगाने। तो हम जिस साल हम एसेट हमने प्लान किया है कि उसको सेल करेंगे उस साल उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन द ईयर ऑफ स्क्रैप, इन द ईयर ऑफ सेल और स्क्रैप द बैलेंस अलाउंस और बैलेंस चार्ज अराइज। इसका मतलब क्या है, देखो यहां बताता हूं। टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी थी, उस पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, एसेट पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, ये मेरी आ गई उसकी बुक वैल्यू। हम बोलते थे ना इसको या तो बुक वैल्यू या फिर इसको कैरिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। ये मेरा आज की डेट में कैरिंग अमाउंट है, जिस साल मैंने एसेट को सेल किया है इतने का मैंने सेल कर दिया तो मैंने माइनस कर दिया। अगर मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ध्यान से, अगर ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सो दिस विल बी कॉल्ड बैलेंस अलाउंस। अगर ये मेरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दिस विल बी कॉल्ड बैलेंस अलाउंस। और अगर ये वैल्यू, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, ध्यान से गाइस ये लिख लेना कॉपी में, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है सो दिस विल बी कॉल्ड अलाउंस। और जो अलाउंस होता है उस पे हमारा जो टैक्स है वो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, जो भी टैक्स निकलेगा उसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि देखो टैक्स डेप्रिसिएशन ये भी अलाउंस है। अलाउंस पे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन पे जो हमारा टैक्स निकलता है उसको हम प्लस में लिखते हैं, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था। तो अगर मेरा बैलेंस अलाउंस बचा हुआ है, मतलब एसेट की बुक वैल्यू ज़्यादा है, कम पे सेल किया है, दैट मीन्स अभी भी कुछ अलाउंस है जो मेरे को बचा हुआ है, तो इस पे मैं टैक्स प्लस में लिखूंगा। लेकिन अगर मेरा आंसर ये नेगेटिव आ रहा है सो दिस विल बी कॉल्ड एज बैलेंस चार्ज मतलब कि मेरी एसेट की कॉस्ट थी मेरे पास कम और मैंने ज़्यादा का सेल कर दिया, एक तरह से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो मैं कर दूंगा माइनस, क्योंकि वो मुझे टैक्स एडिशनल पे करना पड़ेगा जो मेरे कैश फ्लो से हो जाएगा माइनस। मुझे सिर्फ देखना है अपने कैश फ्लो से, याद रखना, मुझे सिर्फ देखना है अपना कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में ये वाला टैक्स माइनस होगा, बैलेंस चार्ज वाला। क्यों? क्योंकि मैंने अगर एसेट ज़्यादा का सेल कर दिया तो ये फिगर आ रही है नेगेटिव मतलब ये मेरा चार्ज है, तो इस पे मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा जब मैं टैक्स पे करूँगा। और अगर मेरी एसेट की कॉस्ट है ज़्यादा और वैल्यू आ रही है एसेट की कम, सेल कम का करा है, तो मेरा एक तरह से अभी भी एसेट की वैल्यू बची हुई है जिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे एसेट खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो एक तरह से मेरा ये जो अलाउंस होता है दिस इज कॉल्ड लॉस, कि मेरा लॉस हो गया कि एसेट मेरा था बुक्स में 5000 का, बेचा 2000 का, तो 3000 जो मेरी एसेट की कॉस्ट थी वो वेस्ट हो गई, दैट मीन्स मेरा लॉस हो गया। तो लॉस पे जो टैक्स निकलेगा वो मैं ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो टैक्स है वो ऐड होता है जब अलाउंस होता है, अलाउंस की वजह से ये टैक्स बच जाता है, मतलब ये टैक्स ऐड होता है, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है। बस तुम्हें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दो चीज़ें हैं। पहला कि जिस साल हम एसेट सेल करते हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती। दूसरा, उस साल हम देखते हैं बैलेंस अलाउंस या बैलेंस चार्ज। अगर बैलेंस अलाउंस है तो टैक्स पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमें बेनिफिट मिल रहा है, और अगर बैलेंस चार्ज है दैट मीन्स हमने सेल ज़्यादा का करा है तो हमारे को टैक्स पे करना पड़ेगा, वो टैक्स आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है गाइस, एक बार इसको देखो, अच्छे से समझो, और ये जो टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन है एक बार इसको पढ़ो अच्छे से। ये सेम चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई हुई है। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। ये करेंगे तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आज की इस वीडियो में ट्राई कि मैं लास्ट क्वेश्चन ही कराऊँ, उसके बाद हमारा थोड़ा सा अभी चैप्टर बचा है, नहीं ज़्यादा नहीं बचा। चलो पहले मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। हम करते हैं टैक्स और अंडरस्टैंडिंग नंबर 6। अब यहां क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में बोला गया है एन एसेट इज बॉट फॉर 10,000 एंड विल बी यूज फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर 4 years आफ्टर विच इट विल बी डिस्पोज ऑफ। 4 साल यूज करने के बाद एसेट को बेच देंगे। तो दिस इज T0, T1, T2, T3, T4 तक यूज होगा, उसके बाद T4 में इसको सेल कर देंगे। द टैक्स पेबल इज 30%, 1 year in arrear। 1 year in arrear मतलब
कि जो भी मेरा टैक्स है, जिस साल प्रॉफिट होगा उसके अगले साल टैक्स पे होगा, जो हमने पढ़ा था। एंड टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो डेप्रिसिएशन हमें मिलेगी वो मिलेगी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 25% पे, ठीक है। कैलकुलेट द टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन एंड हेंस द टैक्स सेविंग फॉर ईच ईयर इफ द प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर 2500। अगर डिस्पोजल ऑन एसेट 2500 है तो टैक्स में हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, एक बार वो सेविंग हम देख लेते हैं। चलो हम सेविंग देखते हैं इसमें क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल डू इट हेयर। तो मुझे एसेट की कॉस्ट, तो पहले साल कॉस्ट थी 10,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन 1, डेप्रिसिएशन 1 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, एक सेकंड गाइस, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या है, 4 साल बाद हमने एसेट को सेल किया है, तो फोर्थ ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, मैंने बताया था, क्योंकि फोर्थ ईयर में एसेट को सेल किया है। तो मैं लिख देता हूँ ईयर 4, ईयर 4 में हमारी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ये भी ईयर्स ही हैं, ईयर 1 2 3 4। ईयर 4 में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि ईयर 4 में हमने एसेट को डिस्पोज करा है 2500 का। तो ईयर 4 की कैलकुलेशन क्या होगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले साल कॉस्ट थी 10,000, डेप्रिसिएशन दिस इनटू, देखो अब गाइस एक सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनना, क्या हम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन है 25%, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले साल इंटू 25%, ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन। अब मैं अगले साल क्या करूंगा, अब यहां तरीका मैं क्या कर सकता हूं, या तो अपना लंबा मेथड दिस माइनस दिस जो आंसर आएगा उस पर 25%, फिर दिस माइनस दिस उस पर जो आएगा 25%, या फिर सीधा सीधा इसका हर साल 75%, हर साल 75% निकाल दूं, क्योंकि 25% से डेप्रिसिएशन हो रही है। तो सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे, इज इक्वल टू दिस इंटू 75%, कंट्रोल C, कंट्रोल V। फोर्थ ईयर में तो लगेगी नहीं, तो फोर्थ ईयर को मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। तो ये लगी मेरी डेप्रिसिएशन, ठीक है गाइस। सिंपल तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो, मैंने एक शॉर्टकट बताया। तो इस साल में देखो, इस साल में मेरे एसेट का अगर मैं यहाँ पे निकालूं, फोर्थ ईयर में मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना आ गया, एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इतनी थी माइनस अभी तक ये तीनों डेप्रिसिएशन लगी, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो ये मेरा एसेट का आ गया आज का कैरिंग अमाउंट, कि आज की डेट में एसेट की इतनी वैल्यू है, और एसेट को मैंने जो सेल किया है या डिस्पोज किया है, डिस्पोज मैंने एसेट को किया था कितने का, 2500 का। तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब ये मेरा आ गया बैलेंस अलाउंस। देखो ध्यान से गाइस, एसेट की मेरी कॉस्ट थी इतनी उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगी, ये आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट, इसको मैंने सेल किया 2500 का। दैट मीन्स मेरा अभी भी कुछ लॉस है, कि मेरे जो एसेट की वैल्यू बची थी, सेल मैंने कम का करा तो ये मेरा लॉस हो गया। लॉस मीन्स अलाउंस, तो अलाउंस पे जो भी टैक्स होता है हमारा, वो कैश फ्लो में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बेनिफिट हो रहा है टैक्स का। तो मेरे को टैक्स बेनिफिट कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रेट इज 30%, तो हर साल इज इक्वल टू दिस इनटू 30%। पहले साल 750 की टैक्स सेविंग होगी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कि पहले साल मेरी टैक्स सेविंग होगी इतनी, कि जो ऑफ कोर्स मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगी। ये सिर्फ हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कितनी टैक्स सेविंग मिलेगी, हेंस टैक्स सेविंग कितनी होगी हर साल। हमें ये नहीं बताना कि कब हम उसको क्लेम करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लेम, क्योंकि क्लेम तो अगले साल होता है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पहले साल के लिए हमें इतना टैक्स सेविंग मिल जाएगी, अगले साल के लिए इतने, इसके लिए इतने, और फोर्थ ईयर के लिए ये बैलेंस अलाउंस है। दैट मीन्स बैलेंस अलाउंस का हमारा 30% टैक्स, ये हमें बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक लॉस है और लॉस पे हमें टैक्स बचता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 30%। सो दैट मीन्स 51.625। तो ये हो जाएगा मेरा टैक्स अलाउंस पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जो मैं ऐड करूंगा। ठीक है गाइस, अच्छे समझ आया? सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं था ये। क्लियर है गाइस?
चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन आगे। अब आगे क्या बोला हुआ है, हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द एसेट वॉज सोल्ड फॉर 5000। देखो अगर एसेट 5000 का सेल होता, अब देखो यहाँ पे मैंने सब में फॉर्मुलेज लगाए हुए हैं, हर चीज़ में फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसेट की सेल वैल्यू मैं कर देता हूँ 5000, देखना सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने 5000 एंटर दबाया, एंटर, ये देखो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो गया कि अगर मैंने 5000 यहाँ पे लगा दिया, दैट मीन्स जो 4th ईयर है मेरा, वहाँ पे मेरा बैलेंस अलाउंस की जगह ये मेरा आ रहा है बैलेंस चार्ज। मतलब मुझे एक प्रॉफिट हो रहा है कि करंट वैल्यू इतनी थी, सेल करा ज़्यादा का, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्स मेरा हो जाएगा माइनस कैश फ्लो में से कि इतना टैक्स मेरा जाएगा 234। तो टोटल टैक्स बेनिफिट मुझे कितना मिलेगा, इन सब का कर देंगे हम टोटल। तो सिंपल मैंने देखो फॉर्मुलेज लगाए थे, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करा है और मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ द ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 8000 पर ईयर बेस्ड ऑन योर आंसर ऑफ पार्ट ए, अगर हम पार्ट ए को बेस मान के चलते हैं, एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ 10%, हमें कैपिटल कॉस्ट बताई हुई है, इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो एनपीवी निकालते हैं। चलो ये तो हम इस चीज़ में तो माहिर हो चुके हैं। ईयर 0, 1 2 3 4 5 6। अभी मैं देखता हूँ कि मैंने 5 6 क्यों लिखे, तुम्हें पता चलेगा। पहले साल मेरा एसेट कितने का है, 10,000, तो माइनस 10,000। उसके बाद इन फ्लो हर साल कितना आ रहा है, कितने सालों के लिए आ रहा है, 8000 पर ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स। सो 8000 8000 8000, अच्छा वो जीरो हो गया, 8000 और यहाँ पे भी 8000। ठीक है, अभी इसका कुछ नहीं करना, क्यों लिखा है तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो 8000 ये मेरा कैश इनफ्लो है। अब टैक्स रेट इज 30%, हमने पढ़ा था जो टैक्स होता है वो इन एरियर है, तो इसका टैक्स मैं यहाँ पे करूँगा, इसका टैक्स यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो यहाँ पे मेरा टैक्स कितना आएगा, 8000 इंटू 30%, तो इज इक्वल टू, मैं देखो यहाँ पे दिस इंटू 30%। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने ऐसा क्यों करा है, आपने ऐसा क्यों करा है 30%। आप चाहो तो सिंपल कैलकुलेट करके भी लिख सकते थे। गाइस चक्कर क्या है, यहाँ मैंने फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ तो ये वैल्यूज़ फिगर सेम है, तो हर जगह सेम आएगा, लेकिन अगर वैल्यूज़ अगर अलग होती तो हर जगह मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, इसका 30%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या किया, Ctrl+C कॉपी और नीचे यहाँ तक पेस्ट। अरे एक सेकेंड, Ctrl+C कॉपी और यहाँ तक पेस्ट। तो सब में क्या आ गया, इसका 30%, इसका 30%, इसका 30%। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर मैं इस 8000 को 9000 करता हूँ तो देखना ये वाला टैक्स चेंज हो जाएगा। एंटर, ये देखो सिर्फ इस साल का टैक्स चेंज हो गया कि यहाँ का अगले साल टैक्स कम पे करना है। यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया, इसका 30%। सिर्फ जो मैं तुम्हें एरोज दिखा रहा हूँ यही चीज़ मैंने एक्सेल में करी है। तो लेट्स डू इट 8000 और 5th ईयर कैश इनफ्लो तो मेरा 0 है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद बात आती है डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन का मैंने यहाँ से ऑलरेडी निकाल दिया कि पहले साल, अब ये जो टैक्स है गाइस, ये टैक्स सारा क्या होना था, माइनस, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। देखो मैं इसको चेंज कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे गया इसकी सेटिंग में, या इज इक्वल टू, दोबारा से कर लेता हूँ, सॉरी एक्चुअली गाइस ये मेरा वो नहीं है ना, कीबोर्ड दूसरे वाला है। इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट दिस इनटू 30%। अब देखो वो फिगर माइनस में आ गई, बस मैंने माइनस लगा दिया और कुछ नहीं किया। Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट, सिर्फ मैंने फिगर में वो लिखा दिया। अब ये मैंने डेप्रीसिएशन लगाई हुई थी पहले साल की। अब डेप्रीसिएशन भी जो पहले साल में लगी है गाइस, मेरे को डेप्रीसिएशन नहीं माइनस करनी यहाँ से। क्यों नहीं माइनस करनी, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश फ्लो आइटम होता है और उसका कैश फ्लो से कोई लिंक नहीं है। लेकिन डेप्रीसिएशन की वजह से जो टैक्स बचा है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इन तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या चलो लिख लेता हूँ, दैट इज 750। तो 750 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 562.5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन 421.875, 421.875। और लास्ट ईयर का मेरा टैक्स कितना था, अच्छा ये आया हुआ है पार्ट बी वाला। पार्ट बी अगर 5000 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इट इज़ 2500 पार्ट ए वाला। देखो सारा फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो 4th ईयर का टैक्स 515.625, तो दिस इज 515.625।
ठीक है गाइस, समझ आया गाइस मैंने क्या किया? ठीक है, ये मेरा है कैश, पहली बात खर्चा, इतना कैश मेरा इनफ्लो हो रहा है। 6th ईयर में हटाया तो 6th ईयर की ज़रूरत नहीं है, इतना मेरा है कैश इनफ्लो। 5th ईयर में कोई कैश इनफ्लो नहीं है। इसके ऊपर टैक्स इतना पे करूंगा, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, इसके ऊपर इतना, और जो डेप्रिसिएशन है उसकी वजह से मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा। वो बेनिफिट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि इतना टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कैश फ्लो पे इतना पे करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन की वजह से इतना बच जाएगा। तो मेरा जो नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू, देखो मेरा फॉर्मूला मैंने गाइस क्या लगाया, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैंने सिंपल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस कर दिया। प्लस जो फिगर प्लस में है वो प्लस में है, जो माइनस है माइनस है, कंट्रोल सी और नीचे गया कंट्रोल वी। देखो ऑटोमेटिकली आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल दिस प्लस दिस, अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये माइनस है, ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। मैंने सिंपल इन तीनों सेल्स को ऐड कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू, अब ये लो लिखा हुआ नेट कैश फ्लो है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है 10%, तो ये इसमें तो हम माहिर हो चुके हैं। 1 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 1.10, एंटर, इसको किया कॉपी, यहाँ पे करा पेस्ट। अब तो आंसर हमारा हाथ, सिर्फ हाथ चलेंगे, दिमाग चलना ही नहीं है। इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, एंटर, कंट्रोल सी, लास्ट तक गए, कंट्रोल वी, पेस्ट, और इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। गाइस मैं बोलने से पहले लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा क्योंकि आदत हो गई है। तो 10093 ये मेरा आंसर आ रहा है, दैट मीन्स मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर आना मतलब मेरा ये हो रहा है कैश इनफ्लो, तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब एनपीवी मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एनपीवी में, लेट मी जस्ट चेक। 5245 4628। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, मुझे चेक करनी पड़ेगी, रुको, इन्होंने क्या करा हुआ है। अच्छा, ओहो गाइस एक छोटी सी मिस्टेक, हाँ, देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा। एक छोटी चीज़ गाइस क्या होगी, 4th ईयर में, ध्यान से सुनना गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया, ध्यान से देखना गाइस। 4th ईयर में, ये मेरा 4th ईयर है, 4th ईयर में एसेट मेरा 2500 का सेल हुआ है, तो 8000 में 2500 ऐड भी तो होंगे। एसेट मेरा 2500 का सेल हुआ है, तो ये भी तो कैश इनफ्लो होगा, है ना गाइस। एसेट मेरा 2500 का सेल हुआ है, तो ये भी तो मेरा कैश इनफ्लो होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे 2500 ऐड करूँगा तो मेरे टैक्सेशन रेट में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, टैक्स तो इस पर लगेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं नेट कैश फ्लो में, इस साल के नेट कैश फ्लो में, देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, नेट कैश फ्लो में मैंने यहाँ गया, इसमें मैंने कर दिया प्लस 2500, क्योंकि ये मेरे को सेल हो रही है, एंटर। मैंने क्या किया, इस साल में जो मेरा नेट कैश फ्लो था, यानी टोटल कैश फ्लो, इसको मैं नेट की जगह टोटल लिख देता हूँ, वैसे नेट ही है एक तरह से। नेट कैश फ्लो में, नेट कैश फ्लो में इतना अमाउंट मेरा लगा था कैश इनफ्लो आएगा, इस पे टैक्स इतना पे, इतना टैक्स बच जाएगा, और सेल की वजह से मुझे 2500 आए हैं, तो 2500 मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है, फॉर्मूला सारा लगा हुआ है। अब देखो आंसर मेरा चेंज हो गया, तो 11080 पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज माई नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज माई नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और स्प्रेडशीट में करोगे तो जल्दी होगा। अगर ये क्वेश्चन तुम कॉपी में करोगे, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। सारी फिगर्स को बार बार लिखना, सब कुछ करना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम इसको स्प्रेडशीट में सॉल्व करो। तो ये मेरे आ गई जितनी प्रोसीड्स हैं, ये मेरा आ गया टैक्स में जो पे करना पड़ेगा, देन जो डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स बच गया, और टोटल कैश फ्लो में, नेट कैश फ्लो में जो मैंने सेल किया था उस साल के टाइम में, मैंने यहाँ पे टैक्स ऐड कर लिया अपना। वो करने के बाद बस सिंपल अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला लगाता हूँ वो लगाता चला गया, और मेरा आंसर आ गया। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं बना रहा हूँ। आई थिंक काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, टॉपिक छोटा सा रह गया, तो इट वुड बी बेटर कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा छोटा बना लूँ। 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही है, कुछ चैप्टर कुछ नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है गाइस, चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।